थैंक यू जी जमालुद्दीन साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जनाब चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस बजट सेशन पे बात करने का मौका दिया, और मैं दुआ कर रहा था कि कराची का वज़ीर आला कादर पटेल भी यहाँ आ जाए ताकि मेरी पैगाम जो है वो हुकूमत सिंध तक पहुँचा सके। मैं समझने के लिए कि ये बजट होता क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आई इस बजट की। 18वीं तरमीम जो कि कवर्ड 18 है, वो उसके बाद 57.5% जब सूबों को चला जाता है और 43.5% वफाक के पास रहता है, उसके अनाउंस के बाद होता यह है कि इस मुल्क के सारे दानिश्वर, सारे माहिर इक्तिसादियात और माहिर एंकर्स रोज़ाना बैठकर वफाकी बजट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। भाई क्यों नहीं सूबाई बजटों का ऑपरेशन करते? क्यों नहीं सिंध असम्बली का, सिंध का बजट का ऑपरेशन करते? क्या 57% वाले का ऑपरेशन नहीं होगा? लगता तो ऐसा है कि जी सब कुछ। अब मैं क्या बताऊं, इस बजट को लेकर मैं अपने इलाके में चला गया, उन्होंने कहा आफ्ताब साहब क्या लेकर आए? मैंने कहा जी बजट लाया हूं। उन्होंने बोला भाई इस बजट में है क्या? मैंने कहा कुछ नहीं है इस बजट के अंदर, इसलिए कि इसमें आज कोरोना आ गया है, इसके अंदर मसाइल आ गए हैं। लेकिन कवर्ड 18 के बजट को जब मैं देखता हूं तो बड़ा हैरान होता हूं कि 12 साल से मुसलसल बजट पेश कर रहे हैं वजीर आला सिंध, और जब मैं अपने हलके को देखता हूं तो पहली दफा, आप यकीन करें इस कराची के लोग, ये भी मेरे दोस्त ने भी इस बात का जिक्र किया कि 15 करोड़ रुपया मेरे वजीर आजम ने दिया, मैं उसका बहुत मशकूर हूं, एहसानमंद हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे इलाके के अंदर बहार आ गई। लोग मुझे इस तरह मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि आप यकीन करें झोलियां उठा उठा के हमें दुआएं दे रहे हैं कि कह रहे 30-30 साल हो गए हमें, 20-20 साल हो गए हमारे इलाकों में कोई तरक्याती काम नहीं हुए। तो 12 साल से जो शख्स बजट पेश कर रहा उसने क्या पेश किया? फिर कहते हैं कि जी पॉपुलर डिसीजन लिया कि जी तनख्वाहें बढ़ा दी 10%। आप यकीन करें मैं अपने इलाके के सरकारी मुलाजमीन के पास गया, उन्होंने कहा कि हमें तनख्वाह नहीं चाहिए। आफ्ताब साहब, जो 63 अरब रुपया आपने इसमें एक्सेस रखा है तनख्वाहों के मद में, उसके बदले में 29 जिले हैं पूरे सिंध के अंदर, अगर हर जिले को 2-2 अरब रुपया दे दिया जाए तो ये यूरोप से मुकाबला करने लग जाएं। वो कहते हैं हमें क्या चाहिए? स्कूल चाहिए। मेरे दोस्त कादर पटेल को इस बात का यकीनन याद होगी ये बात कि मैं जब पहली दफा यहाँ आया तो मैं एक बड़ी फाइल लेकर डैशिंग यंग स्मार्ट चेयरमैन के पास गया, और उसे मैं समझा कि ये यकीनन बाहर से क्वालिफाइड है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, बेनज़ीर साहिबा का साहबजादा है, इसके अंदर यकीनन गरीबों की हमदर्दी होगी। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये मेरे इलाके के सरकारी स्कूल हैं, उनकी उस्तादों की एक शिकायत है कि जी ये हमारे मसाइल हैं, इनको हल कर दिया जाए। उन्होंने मुझसे वो फाइल ली, अपने एक यंग सेक्रेटरी के हवाले कर दी। कुछ दिनों के बाद मैं फिर गया, ये सारे विटनेस हैं इस बात के, मैं फिर गया उनके पास, उनसे मैंने कहा कि जी मैंने आपसे एक दरख्वास्त की थी। उन्होंने दूसरे सेक्रेटरी को बुलाया और उसके हवाले कर दी। मैं फिर तीसरी दफ़ा गया उनके पास कुछ अरसे के बाद, तो मैंने कहा कि हज़रत मैंने आपसे एक दरख्वास्त की थी। सबको मालूम है मेरी सबसे दोस्ती का ताल्लुक़ है, मैं हर एक की इज़्ज़त करता हूँ, मैं हर एक से प्यार और मोहब्बत करता हूँ। मैं उनके पास गया, मैंने कहा बिलावल साहब ये आपसे मैंने दरख्वास्त की थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इमरान खान को कहो मुझे पैसे दे दें। ये जवाब था उनका। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं इसको बेनज़ीर का साहबजादा समझ रहा था, ये तो जरदारी का साहबजादा निकला। जनाब चेयरमैन साहब, अगर ये सरकारी मुलाजमीन को 63 अरब देने के बजाय अगर ये पैसे सूबे सिंध के 29 अजला पे लगा दें तो आप यकीन करें, क्योंकि 5,000-6,000 से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता तनख्वाह के अंदर एवरेज, अगर ये वहाँ पर स्कूल बना दें तो एक एक घराने को 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा। अगर सरकारी स्कूलों की हालत प्राइवेट स्कूलों जैसी हो जाए, अगर वहाँ पर डिस्पेंसरियाँ जो उताक बनी हुई हैं, जो खच्चर खाने बने हुए हैं, जो लोगों के जानवर बांधने की जगह बनी हुई है, अगर उन्हें इस डिस्पेंसरियों को फाल कर लिया जाए तो आप यकीन करें कि ये बहुत बड़ा एहसान होगा इस सूबे सिंध के लोगों के लिए। मेरा इलाका, मेरा हल्का NA 252
जो बलूचिस्तान के बॉर्डर से लेकर और शहर तक आता है। अगर वहां पर किसी बच्ची को, किसी मेरी माँ को, मेरी बहन को, किसी को कोई तकलीफ होती है और उसको अगर लाना हो तो पता है आपको कि 40 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम अब्बासी शहीद है, उसको वहां तक लाना पड़ता है। रास्ते में रोडों का ये आलम है कि जो कहते हैं कि वो अभी डॉक्टर कहता है कि इसको 2-4 दिन के बाद डिलीवरी होगी, माजरत के साथ मैं अपनी बहनों से, वो उस रोड पे जब गुजरती है तो रोड के ऊपर ही डिलीवरी हो जाती है। इतने झटके लगते हैं, इतने झटके लगते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ये क्या जुल्म कर दिया हमारे साथ। अजीब सूरत हाल का शिकार है। आप जाके तो देखें कुत्तों की हालत। कुत्ते कहते हैं कुत्तों की वैक्सीनेशन नहीं है। मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा बिलावल हाउस में भी तो है, उसने कहा वहां पे एक स्पेशल कुत्ता है, स्पेशल कुत्ता, उसको ऑलरेडी वैक्सीनेशन हुई हुई है। अब उस किस काम की वैक्सीनेशन हुई हुई है वो भी हमें नहीं पता। भाई खुदा को मानो, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, पानी का निजाम, तरस गए पानी को, कतरे कतरे को तरस गए, पानी के कतरे कतरे को तरस गए। और वहां पर पानी अगर आप बाजार में खरीदने जाओ तो वाफर तादाद में मौजूद। बिजली का ये आलम 18-18 घंटे हो गए। हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे बाप, हमारे भाई, वो तो गर्मी में बाहर टाइम गुजार लेते हैं किसी ना किसी चौखट पे बैठकर, लेकिन वो हमारी बहनें, वो हमारी माएं इस गर्मी के अंदर जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनके साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। पानी को तरस गए, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है। और सबसे बड़ा भी अजाब मेरे हल्के के अंदर है, 252 के अंदर, वो ये है कि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा टीवी के अंदर, पटेल साहब आपने भी देखा होगा कि 1500 आदमियों का जिरगा हुआ। किसके लिए? मंशियात के खिलाफ। मेरे इलाके के बच्चा मंशियात फरोश बनता जा रहा है क्योंकि उनके पास स्कूल नहीं है जाने के लिए, उनके पास खेलों के मैदान नहीं है खेलने के लिए। इसकी वजह से ये बच्चे जो स्कूल जाने वाले थे वो मंशियात लोग फरोशों के हाथ लग गए हैं। वहां पर लोग परेशान हैं। मैं उस दिन गया हूं अपने इलाके मकरानी पाड़े के अंदर, वहां पर एक नौजवान, एक सहाफी गनी ने मुझे बुलाया और जब उसने कहा कि जी यहाँ पर मंशियात के खिलाफ हम अपनी मदद आपके तहत जंग लड़ रहे हैं, दूसरे दिन उनका एक नौजवान मार दिया जाता है। इसी तरह जहां पे भी जाएं एक न एक मसाइल खड़े हुए। रोजगार नाम की चीज नहीं है। मैं तो आपसे अपील करूंगा कि ये जो बजट का सेशन आप बजट के बाद पेश करते हैं, इसको बजट से पहले पेश किया करें ताकि लोग हम अपनी तजावीज दे सकें, अपने मसाइल पेश कर सकें जिनको आप बजट के अंदर हाईलाइट कर सकें। जनाब चेयरमैन, मैं इनसे दरखास्त करूंगा कि कोटा सिस्टम, मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि कोटा सिस्टम होना चाहिए जॉबों के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा सिस्टम होना चाहिए, एनए वाइज कोटा सिस्टम होना चाहिए ताकि हम अपने हल्के के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सकें। अभी भी नौकरियां दी जा रही हैं, अभी भी पैसे लेकर सिंध के अंदर नौकरियां दी जा रही हैं। जब वो आके हमें बताते हैं कि जी वहां पे फलाने को लगा दिया 3 लाख रुपए लेकर, फलाने को लगा दिया 4 लाख रुपए देकर, तो हम किसके पास जाएं? ना हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ना हम लोगों को तालीम दे सकते हैं, ना हम लोगों को कोई सेहत का निजाम दे सकते हैं, ना पानी दे सकते हैं, ना गैस दे सकते हैं, ना इलेक्ट्रिक दे सकते हैं। हम क्या दे सकते हैं? कोई बैठ के यहाँ पे शेर व शायरी करता है, कोई यहाँ पर बैठकर पता नहीं किस किस की बातें करता है। और यकीन करें ये सब बच्चे एक दूसरे को जाकर बताते हैं कि देखा मैंने कैसी तकरीर की, देखा मैंने कैसा उनके खिलाफ बोला। और खुदा को मानो, ये कौम तुम्हारी तकरीरें सुनने के लिए नहीं है, ये चाहती है अपने मसाइल का हल जो तुम्हारे पास होते हुए तुम नहीं दे रहे। तुमने कहा, यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कहा कि हमने लाड़काना को पेरिस बना दिया, हमने मीरपुर खास को फलाना बना दिया, हमने नवाब साहब को फलाना बना दिया। आए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूं कि आपको दिखाता हूं पेरिस और महल। खुदारा 70% टैक्स देने वाला शहर कराची, इसके बारे में सोचें। आप उसके हालत तो देखें। पटेल साहब, जिस इलाके में आप रहते हैं, रखकर दिल के ऊपर हाथ रखकर आप अपने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर इस 99 नामों के नीचे बैठे हैं। आप मुतमईन हैं उनसे? क्या पिछले 20 साल की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? 20 साल में कराची के शहर की हालत से आप मुतमईन हैं? क्या पानी के मसाइल से आप मुतमईन हैं? क्या आपने गली गली गैस पहुंचा दी? क्या आपने इलेक्ट्रिक का निजाम सही कर दिया? तकरीरें करना बहुत आसान काम है, तकरीरें तो मैं भी कर सकता हूं। पिछले दिनों मेरे पास एक बंदा आया थरपारकर से, उसने कहा कि मैंने कहा क्या मसला है तुम्हारा? कहता है रोजगार नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी तारीख पैदाइश क्या है? कहता है 21 सितंबर 1988। मैंने कहा वाह वाह, जबरदस्त तारीख पैदाइश है। बोला अगर यार अल्लाह मियाँ मुझसे पूछता कि तुझे कहाँ पैदा होना है, तो मैंने कहा फिर तेरा क्या जवाब होता? तो कहता है कि मेरा जवाब होता कि मुझे जो है लेडी डेफरेन हॉस्पिटल के अंदर पैदा होना था, उस अकेले फ्लोर के अंदर मुझे पैदा होना था, क्योंकि ना वो अपनी मर्जी से पैदा हुआ ना मैं अपनी मर्जी से पैदा हुआ, लेकिन मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले आप लोग हो।
आप मुंतखब लोग हो, आप सियासतदान हो। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि इस मुल्क का बनेगा क्या। इस शहर कराची का जो 70% रेवेन्यू देने वाला शहर है, उसकी हालत यह है कि आप कभी आए चेयरमैन साहब, मैं आप सबको दावत देता हूँ, वाइंड अप मैं और प्लीज। पटेल साहब आपके मेजबान होंगे। हम लेके चलेंगे इनको शहर कराची के अंदर, हम इन्हें दिखाएंगे कि जी कैसे होता है। बिलावल को क्या पता कि बिजली का जाना क्या होता है, जिसने कभी बिजली जाते हुए देखी नहीं, जो एक ही टेम्परेचर पे जिंदगी गुजारता है। जब बिलावल हाउस के अंदर जाता है वहां पे भी एक टेम्परेचर, जब गाड़ी के अंदर बैठता है तो वहां पे भी एक टेम्परेचर, जब ऑफिस में जाता है तो वहां भी एक टेम्परेचर। टेम्परेचर का हाल पूछना है, बिजली का हाल पूछना है, तो आओ एन 252 में, Wind up, आओ please, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर, आओ कराची के अंदर, आपको पता चले कि 18 घंटे लाइट का जाना कितना बड़ा अजाब है। रोज सुबह उठता हूं, बेगम का फोन आ जाता है, पानी नहीं है। सुबह उठता हूं, बोलती है बिजली नहीं है। ओ खुदा को मानो, क्या कहां पे जाएं हम, किसके पास अपना दर्द लेकर जाएं। हम अपने बैठकर यहां पर आते हैं और इतने बड़े बड़े हॉल में, और ये हालत ये है कि अपने अपने हिस्से की तकरीर करते हैं और चले जाते हैं। चेयरमैन साहब कभी तो बोलने दिया करें। पता नहीं मेरे वालिद ने आफ्ताब नाम क्यों रख दिया, मेरा नाम है के बजाय जी से शुरू करना चाहिए था, ताकि सबसे लास्ट में इन बारी आती। पूरा हाल खाली है, एक सिर्फ वजीर आला सिंध बैठा हुआ है, वजीर आला कराची, उससे तो मुखातिब होने दो। देखिए चेयरमैन साहब, मेरी दरख्वास्त ये है कि मैं आपसे बड़ी ईमानदारी की दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जी कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। बिजली का ऐसा निज़ाम होना चाहिए, इस 21वीं सदी में भी हमारे पास वो निज़ाम नहीं है, ताकि कम से कम लोड शेडिंग हो, बल्कि लोड शेडिंग होना। और एक सबसे अहम बात, मैं एक बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि कराची के अंदर जितनी पिछले 30 साल में चाइना कटिंग हुई, जितने 30 सालों में कब्जा हुआ, उसकी जीआईटी बननी चाहिए। अप करें क्योंकि टाइम सर, जीआईटी बननी चाहिए। मेरे दोस्त कह रहे हैं मेरा हमारा टाइम भी तो आप ले लो। नहीं, अभी आप टाइम वो नहीं लिख सकते क्योंकि उनको अपना टाइम नहीं है। उसकी जीआईटी बननी चाहिए कि किस किस ने जमीनों पर कब्जा किया है, किस किस ने माफिया, किस माफिया ने इस पर कब्जा किया है, और उसके पीछे कौन लोग हैं। जब किसी मंशियात फरोश को पकड़ो तो वो कहता है कि जी मेरे पीछे बड़े बड़े लोग हैं। आखिर में एक कुछ थोड़ी सी बात आखिर में मैं ये है कि मैं मुफ्ती नईम साहब, जो कि मेरे बहुत ही मोहतरम थे, जो हमारे पे इमरान खान के बारे में जिन्होंने राय ये थी कि इससे बड़ा ईमानदार शख्स उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा, उनकी हालत के बाद उनके लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह दे, उनके लाखों शागिर्दों को सब्र जमील दे। इसी तरह अल्लामा तालिब जौहरी साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें भी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी भी और उनके भी चाहने वालों को सब्र जमील। सुबह दुआ हो गई है, आप लेट पहुंचे। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे वेस्ट के हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अली वजीर साहब जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं उन इदारों का, ख़ुसूसन डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स,